नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम कुबेरनाथ राय जी के निबंध उत्तरा फागुनी के आसपास लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो के इस भाग में हम उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध का वर्णित विषय को बिंदुवार देखेंगे और साथ में उसके सारांश को भी देखते चलेंगे। इस निबंध में जो भी क्लिष्ट शब्द आएंगे वहां पर हम आपको अर्थ बताते चलेंगे अथवा स्क्रीन पर लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुबेरनाथ राय जी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इस निबंध में अपने उम्र की भी चर्चा की है। तो कुबेरनाथ राय जी का जन्म 26 मार्च 1933 को मत्सा गांव, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका देहावसान 5 जून 1996 को हुआ है। कुबेरनाथ जी 1959 में असम में अध्यापक नियुक्त हुए और 27-28 साल तक नौकरी करने के बाद जब असम में अशांति फैली तो वहां से वह गाजीपुर वापस लौट आए। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने, समझने और समझाने की चेष्टा की है और कुबेरनाथ जी के निबंधों में आत्मव्यंजक एवं लालित्य चेतना के साथ गहन अनुशीलन एवं चिंतन दिखाई पड़ता है। इनमें व्यक्तिकता के साथ व्यंग्य विनोद का समावेश भी किया गया है। कुबेरनाथ राय जी के चर्चित निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार है: प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, दृष्टि अभिसार, वाणी का क्षीरसागर आदि। उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में कुबेरनाथ जी ने संग्रहित किया है और इस निबंध संग्रह के बारे में कुबेरनाथ जी खुद कहते हैं, युग बोध की दृष्टि से इसमें अधिक प्रामाणिकता है। यदि अन्य संकलनों का आस्वादन श्रीमद् भागवत की जाति का है तो इस संकलन की स्वानुभूति महाभारत की समगोत्रीय है। इस निबंध संग्रह में 3 प्रतिनिधि चिंताधाराएं अस्तित्ववाद, युवा आक्रोश, समाजवाद रसमय शैली में अभिव्यक्त हुई है। उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध में कुबेरनाथ राय जी की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी के साथ संस्कृत के तत्सम और अंग्रेजी मिश्रित है। अब हम लोग उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध का बिंदुवार कथन के साथ सारांश को देखते हैं। तो निबंध की शुरुआत में ही मनुष्य जीवन, ऋतु और नक्षत्रों में समानता को दिखाते हुए कुबेरनाथ जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फागुनी। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और 30 के वर्षों में हम विधुनमय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्न सुख भोगते हैं। सनातन परंपरा में 12 महीने बताए गए हैं, जिसमें चैत से लेकर के फागुन तक होते हैं और यहाँ पर भाद्रपद की भी चर्चा कर रहे हैं, 27वें की चर्चा कर रहे हैं, 27वां साल उम्र की चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिश्रिच्छा कृतार्थ होती है। शिश्रिच्छा मतलब निर्माण या रचने की इच्छा। फिर 40वें के लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फागुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फागुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमन का समाचार काल तुरंग दूर से हिनहिना कर दे जाता है। जरा मने बुढ़ापा, जीर्णता मने पुरानापन। वास्तव में सृजन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह तो 30 और 40 के बीच, फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। संपृक्त माने होता है संबद्ध, या यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में इंसान की उम्र क्या दर्शाई गई है, तो यहाँ पर उत्तर होगा 40 से 45 के बीच का। और इसी में आगे कुबेरनाथ जी कहते हैं कि इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की 60 उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्ति जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
उनका वेग कम हो जाता है। अब अस्ति जायते वर्धते क्या है? तो अस्ति मने होता है सप्ताह, जायते मने होता है पैदा होना, वर्धते मतलब वृद्धि। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। काश मने यहाँ पे हो गया इच्छा। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। सुख और सारिका उदास हो जाते हैं। सारिका मने मैना, सुख मने तोता। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है। मानस की उत्पलवर्णा मारकन्याएं चोवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवर्ज्या का वलकल वसन धारण कर लेती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी जिंदगी के रंग है, अलग अलग तरीके का जो श्रृंगार में आदमी डूबा होता है, वह सब छोड़ करके शांति की तरफ बढ़ने लगता है। फिर इसी में आगे कुबेरनाथ जी कहते हैं कि बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गदह पचीसी भले हो, मधु मधुनी मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारा जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। अब मधु मधुनी मधुनी क्या है? जो हम लोग बचपन में संस्कृत का शहद का रूप याद करते थे, ऐसे ही याद होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुबेरनाथ जी अभी कह रहे हैं कि जीवन की जो सबसे बड़ी काम करने की उम्र है वह हमारा 25 से 40 के बीच है और बहुत ज्यादा 45। फिर आगे कहते हैं इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। और यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं निमिसिस। निमिसिस माने होता है नियति। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। यानी जिसके लिए इंसान का जन्म हुआ है, हम उस काम को 25 से 45 के बीच में करते हैं। इस 25-45 की अवधि में असल ही रचती है तिसोत्री। तिसोत्री मतलब 30 के बाद। तिसोत्री के वर्षों का स्वभाव साण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रति वर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है 40वें वर्ष तक। अब यहाँ पे साण क्या है? साण मतलब जो होता है एक ऐसा पत्थर जिसपे तलवार रगड़ करके उसकी धार को तेज किया जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि 30 के बाद की जो उम्र है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई तलवार साण पर धार के लिए चढ़ी हो। इसी में आगे कहते हैं कि जो सतर्क है, जो सृष्टिकर्ता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। फिर आगे कुबेरनाथ जी 30वां वर्ष महामुहूर्त के रूप में आता है, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। इसमें कुबेरनाथ जी कहते हैं कि यह उम्र हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कृति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट यानी गिरि शिखर प्रवचन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अभिष्ट रहता है। इसके बाद कुबेरनाथ जी उम्र के अलग अलग पड़ावों की चर्चा करते हैं और साथ में उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। कुबेरनाथ जी कहते हैं कि 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदह पचीसी के विपरीत एक छूरधार काल है जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगण महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। मतलब यह वह काल है जहां पर लोग अपने में नयापन लाते हैं और लोग अपने भूमिका को लेकर के सजग होते हैं और कुछ नया करने की तरफ अग्रसर होते हैं। फिर कुबेरनाथ जी उम्र के अगले पड़ाव की चर्चा करते हैं
कहते हैं 40 लगने के बाद 45 तथा यथा स्थिति की उत्तरा फागुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाता है। यानी जो इंसानी मानसिक अथवा शारीरिक ताकत है वह गिराव की तरफ चला जाता है, कम होने की तरफ चला जाता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर इसी में वह आगे कहते हैं कि बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी यानी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजोमय शक्ति का विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आता है दोस्तोयेव्स्की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था। अब यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की की चर्चा करते हैं और उसका कथन देते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने कहा था, मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। फिर कुबेरनाथ जी कहते हैं कि दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन, परिवर्धन, सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लगता है। अब कुबेरनाथ जी आगे केवल फागुनी की चर्चा करते हैं, इसमें पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी दोनों की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इस समय 1972 ईस्वी में अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्वा फागुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोहमूल होने वाला हूँ। भाद्रपद की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में आकाश जल है, पृथ्वी की तृषा, अश्लेषा और मघा जल से ही तृप्त होती है। तृषा माने प्यास। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस मघा का जल श्रेष्ठ है। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फागुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसके बाद आती है उत्तरा फागुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वी फागुनी काल भोग रहा हूं, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फागुनी का आगमन भी देख रहा हूं। और यहाँ से कुबेरनाथ जी अपने वानप्रस्थ की चिंता जाहिर करते हैं और इसमें कहते हैं, आज पूर्वा फागुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भोजन मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो क्रोध को वह विद्रोह कह रहे हैं, लोभ को वह प्रगति कह रहे हैं और काम भुजंग को नवलेखन कह रहे हैं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फागुनी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है और मैं उसमें मार की तीनों कन्याओं त्रिषा, रति, आरती को एक साथ देख रहा हूं। फिर कहते हैं कि अभिवान प्रस्थ का शरत काल आने में काफी देर है, इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटुक्ति मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। फिर इसमें आगे कहते हैं कि परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा, जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। आगे कुबेरनाथ जी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फागुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूं।
फिर आगे इसमें वो कहते हैं कि एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रति क्षण और ही और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जितना संभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। उस दिन तो मैं सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर। अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्दामता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। फिर आगे की चर्चा में कुबेरनाथ जी समाज में साथियों की बदलती विचारधारा पे अपनी बात रखते हैं। यहाँ से निबंध का रुख सामाजिकता की तरफ होता है। यहाँ पर कुबेरनाथ जी कहते हैं कि विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बाल खिले सहचरणगण छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, तब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया। जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्रों के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा हिर्बर्ट मार्क्यूज, चे ग्वारा, ब्रैंडिन कोहन आदि की चिंताधारा से यथासंभव अल्प स्वल्पे परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट है, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते तक ही जा सकता हूं। अब यहाँ पे छिन्नमस्त जो कह रहे हैं यानी अलग अलग विचारधारा की बात कर रहे हैं। अब पुरखों की बात करते हुए कुबेरनाथ जी कहते हैं कि विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरखा यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपनी व्यक्तित्व त्याग दूं। केवल शिश्नो दर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा, कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही। फिर इसमें आगे कुबेरनाथ जी कहते हैं 13 वर्ष पहले का चिंतन समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है, मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। फिर निबंध में आगे कुबेरनाथ जी समाज और शासन में जो चल रहा है उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कहते हैं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट है। इसमें कहते हैं कि मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूं, पर साथ ही छिन्नमस्त शैली के सस्ते रंगाध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिनाशील मुरव्वत के अस्वीकार करता हूं। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का चिरयच्छत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यानी 80 के दशक में जो आधुनिक क्रांति की बात हो रही है उस पर भी कुबेरनाथ जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और साथ में पुरानी परंपरा में चली आ रही कुछ चीजों को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और फिर आगे कहते हैं शासन और व्यवस्था के पुतली घर की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी अंगुलियों के सूत्र संचालन से उब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल्य खिल्य
आपको अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी कल्पित नक्शे अपने अर्जित हुनर को इस कृति पथ पर काढ़ने का अवसर पा सके। यह सब सही है। क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं है? इस स्थल पर डॉक्टर राधा कृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी के 3 ही होगी। फिर इस निबंध में कुबेरनाथ जी लेनिन और उसके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और उसमें वह कहते हैं कि 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवादी निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा, उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सार्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति उस ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। इतना लंबा स्टेटमेंट यह लेनिन का है। इसके संदर्भ में फिर कुबेरनाथ जी कहते हैं, यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते, मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। और यहाँ पर जो शब्द बुर्जुआ आ रहा है, यह शब्द मार्क्सवादी प्रयोग करते हैं और बुर्जुआ मतलब पूंजीवादी लोगों से तात्पर्य है। कुबेरनाथ जी फिर कहते हैं, पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49-50 पर उद्धृत किया है। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूं, मूल्य भंजन कर रहा हूं। फिर कुबेरनाथ जी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहते हैं कि अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार की हुक्म को अस्वीकार करते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है जो तोड़ोगे? वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। आगे कुबेरनाथ जी कहते हैं, मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूं, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल्य खिले दार्शनिक कहेंगे यह तो धारा के विपरीत जाना हुआ। ऐसी अवस्था में उन्हें मेरा उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथ भ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वन्या काल में धार पथ भ्रष्ट हो रहती है। वह कर्मनाशा, कृतिनाशा, कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखने मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरो की संतान नहीं है तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविका की मांग है। और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की मुमुक्षा का मुक्त भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथ विश का नया रूप है। फिर निबंध में आगे अब वह नॉन कन्फर्मिज्म, मार्क्सवाद और योग शास्त्र पर प्रकाश डालते हैं। नॉन कन्फर्मिज्म मतलब जो विचारधारा अलग हो या परंपरा विरोधी बहुसंख्यक से अलग विचारधारा हो। कुबेरनाथ जी कहते हैं, मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्पित हूं। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटिनी नहीं। यूं यह तो मैं मानता ही हूं कि सृजक या रचनाकार के लिए नॉन
फॉर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। शिक्षा मतलब रचने की इच्छा या निर्माण करने की इच्छा। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शन से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सृजक या विधाता को यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिए, 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित, संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सृजक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा पूरा नहीं पहचाना जा सकता। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न। और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही हास्योन्मुख संस्कृति के संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, विरोध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण है, अतः दोनों त्याज्य हैं। फिर निबंध में अंत की तरफ बढ़ते हुए वे बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम की अपेक्षा करते हैं और इसमें कहते हैं कि यह बाढ़ वन्या का काल है, नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबरा कर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उद्धार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। अतः इस वन्या नाट्य के विस्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूं। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात ये पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल्यखिल छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य के साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी आंत का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई कोई विश्व कन्याएं भी हैं। अब निबंध समाप्ति के कगार पर आ गया है और यहाँ पर कुबेरनाथ जी उत्तरा फागुनी काल को स्थिर कर अमृता कला का आविष्कार की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फागुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर बाहर चाहे शरद बहे या निधाग हू हू करे, तब मैं अपने बाल्य खिल्ले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थाणुओं के महाकांतर में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के साढ़ की तरह जवान हूं। विश्वेश्वर मतलब भगवान शंकर। और इस प्रकार वह अपनी बात को यहाँ पर खत्म करते हैं और अंत में इस निबंध के
मूल भाव की तरफ जाएं कि यह निबंध क्या कहना चाहता है, तो उत्तरा फागुनी के आसपास निबंध के माध्यम से कुबेरनाथ राय जी एक तो उम्र के पड़ाव की बात कर रहे हैं, दूसरा इस उम्र में भी चाहे तो इंसान बुद्धिजीवी अपने आप को नव युवक की तरह कुछ रिसर्च करके नए चीजों को समाज के लिए लिख सकता है, दे सकता है, समझा सकता है और वह अपने पुराने अनुभवों को शामिल कर एक नई विचारधारा को दे सकता है। यह निबंध वास्तव में थोड़ा समझने के हिसाब से क्लिष्ट जरूर है, लेकिन उतना भी क्लिष्ट नहीं है जितना कि यह दिखने में लगता है। तो साथियों, इस प्रकार यह प्रस्तुति हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको यह निबंध पसंद आया हो तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे लाइक करना न भूलें और साथ में यह भी आग्रह करेंगे कि आप अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना भी न भूलें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर उपस्थित होंगे किसी नए निबंध अथवा नए बिंदु पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।